हाँ जी दोस्तों, तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आता है टर्म नंबर सी, मतलब जो है हमारा डिपॉजिटर के बारे में कि डिपॉजिटर कौन होते हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बता के क्या चल रहा हूँ कि डिपॉजिटर बेसिकली यहाँ पे मतलब क्या है कि किससे हम डिपॉजिट ले सकते हैं। इसको उल्टा सोच सकते हो कि कौन कौन डिपॉजिट कर सकता है। तो इस जो चैप्टर बात कर रहा है कि यहाँ पे डिपॉजिटर कौन है, तो या तो वो मेंबर है या नंबर टू कौन है हमारे, वो जनरल पब्लिक जो कि दे सकती है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के अंदर अपना पैसा। तो वो दोनों के दोनों लोग जो है वो बेसिकली क्या है यहाँ पे डिपॉजिटर। अगर मैं बात करूं मेंबर की, तो उसके लिए हम क्या बात करेंगे, सेक्शन नंबर 73 की। अब 73 के अंदर अगर सबसेक्शन पे जाते हैं तो सबसेक्शन नंबर 2 एप्लीकेबल होता है। आप आगे देख लोगे कि 2 की बात क्यों हो रही है यहाँ पे। बट सेक्शन नंबर 73 सबसेक्शन नंबर 2 अगर एप्लीकेबल होता है इन केस ऑफ मेंबर्स, तो वो पैसा दे सकते हैं हमारे, चाहे प्राइवेट को दे चाहे पब्लिक को दे, दोनों अलाउड है। बट अदर देन मेंबर की अगर बात करें तो वो जो पैसा दे सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ दे सकते हैं पब्लिक कंपनी, और वो भी कौन सी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी। और उनको कौन सा सेक्शन कंप्लाई करना पड़ेगा, सेक्शन नंबर 76। तो अगर ये दोनों लोग जो है ये कहां आते हैं, हमारे डिपॉजिटर की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। अब इसको कहां डिफाइन किया गया है, तो रूल 21D के अंदर 21C में हमारा इससे पहला वाला पॉइंट है जिसके अंदर हम कहते हैं कि कौन कौन सी चीजें डिपॉजिट में कवर नहीं होती। 21D के अंदर हमारा आ जाएगा डिपॉजिटर, और 21E के अंदर हमारी एलिजिबल कंपनी का पॉइंट आ जाएगा जो अभी के अभी देखने वाले हैं। चलिए, तो क्या कह रहा है इसके अंदर कि एनी मेंबर ऑफ द कंपनी हु हैज मेड अ डिपॉजिट विद द कंपनी इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 73 ऑफ द एक्ट। ठीक है ना। तो यहाँ पे कंपनी की सीधी सीधी बात करिए तो मेंबर है तो किसी भी कंपनी में कर सकता है, प्राइवेट कंपनी में भी और पब्लिक कंपनी में भी। फिर अगला पॉइंट आता है एनी पर्सन हु हैज मेड डिपॉजिट विद द पब्लिक कंपनी। अब सिर्फ और सिर्फ क्या है, एनी पर्सन, लेकिन पब्लिक कंपनी की बात हो रही है तो उसको सेक्शन कौन सा कंप्लाई करना पड़ेगा, सेक्शन नंबर 76। तो इन दोनों लोगों को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, डिपॉजिटर, इस चैप्टर के अंदर। नाउ इन अदर वर्ड्स इसको बस क्लैरिफाई कर दिया गया कि कोई भी मेंबर प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में डिपॉजिट करता है पैसा तो वो क्या कहलाता है, डिपॉजिटर। और कोई भी पर्सन चाहे वो मेंबर ना भी हो, मतलब अदर देन मेंबर, ऑब्वियसली बात है मेंबर होगा तो वो ऊपर वाले पार्ट में कवर हो जाएगा। तो अदर देन मेंबर हु हैज डिपॉजिटेड मनी विद पब्लिक कंपनी, डिपॉजिट करता है पैसे को पब्लिक कंपनी के अंदर, तो वो क्या क्या हो जाता है हमारा, डिपॉजिटर। तो बहुत सिंपल सा एरिया था। नेक्स्ट 21E के अंदर बात आती है एलिजिबल कंपनी की। ये इंपॉर्टेंट है आपका एलिजिबल कंपनी को जानना, और इसके लिए आपको एक सेक्शन और है, सेक्शन 181C। इसकी चर्चा पहले भी हमारे पीछे कई जगह पे हुई है। इसको मैं आज अलग से आपको अलग से अच्छे से दिखा दूंगा कि बेसिकली ये आपका क्या कहता है एक्ट के अंदर, ऑल्दो हमारे कोर्स का पार्ट ये नहीं है। चलिए, तो रूल 21E बेसिकली क्या कहता है कि एलिजिबल कंपनी कौन है। तो नंबर 1 एलिजिबल कंपनी का सवाल ही कहां उठ रहा है, जहां पे बात आ रही है पब्लिक कंपनी की, जो कि नॉर्मल पब्लिक से पैसा लेना चाह रही है। ठीक है ना। तो पब्लिक कंपनी के टर्म में यूज होता है हमारा एलिजिबल कंपनी की, वो पब्लिक कंपनी जिसकी चर्चा हुई है सेक्शन 76 के अंदर, 76 वाले सेक्शन के अंदर। और उस पब्लिक कंपनी का जो नेटवर्थ है वो होना चाहिए कम से कम 100 करोड़, मतलब 100 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए, 100 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। एंड बीच में सॉरी, और मतलब कि आपका या तो जो आपका नेटवर्थ है वो 100 करोड़ से ज्यादा होगा, या फिर जो आपका टर्नओवर है वो आपका 500 करोड़ से ज्यादा होगा, 500 करोड़ या उससे ज्यादा। वर्ड यहाँ पे यूज है नॉट लेस देन, तो उसको ध्यान देना। नॉट लेस देन का मतलब क्या हुआ कि 500 करोड़ भी चलेगा और उससे अबव भी चलेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज होनी चाहिए। नंबर 3 क्या आता है कि आपको कंसेंट लेने पड़ेंगे मेंबर से, मतलब कि अगर मेरे को पब्लिक से पैसा लेना है एज अ डिपॉजिट तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। दैट मींस कि हम कंसेंट लेंगे अपने मेंबर से और उस रेजोल्यूशन को फाइल करेंगे रजिस्ट्रार के पास, मतलब आरओसी के पास उसकी फाइलिंग भी होगी। कब, डिपॉजिट का इन्विटेशन देने से पहले, मतलब कि मैं पब्लिक में इन्विटेशन देने जा रहा हूं उस डिपॉजिट के लिए, उससे पहले पहले मुझे ये सारी चीजें करनी है। क्या क्या चीजें करनी है, नंबर 1 एलिजिबल कंपनी पता करना है। एलिजिबल कंपनी कौन हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी हो सकती है, वो भी वो वाली जिसको चर्चा हुई है 76 वाले सेक्शन के अंदर। और उसका नेटवर्थ जो है वो कितना होना चाहिए, 100 करोड़ या उससे ज्यादा। टर्नओवर कितना होना चाहिए, 500 करोड़ या उससे ज्यादा। और उसने एक स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल कर रखा हो और उस रेजोल्यूशन की फाइलिंग रजिस्ट्रार को भी कर रखी हो। तो ये सारे प्रोविजंस अगर होंगे तो आपका ये कवर हो जाएगा एलिजिबल कंपनी के अंदर। अब बात आती है कि कई कई जगहों पे ऐसा भी होता है जहां पे आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की आवश्यकता नहीं है, उसकी जगह पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से भी काम चल जाएगा। कहां चल जाएगा, जहां पे जो आप पैसा रेज करने वाले हो, जो पैसा लेने वाले हो, वो विद इन द लिमिट्स है। किसके लिमिट्स के अंदर है, सेक्शन 181C के अंदर। मतलब सेक्शन 180 जो है हमारा, उसके अंदर कुछ बात आती है डिपॉजिट वगैरह के बात के ऊपर, मतलब डिपॉजिट्स की लिमिट्स वगैरह के ऊपर। तो 180 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज सी जो है वो बात करता है कुछ लिमिट्स के बारे में। तो अगर उस लिमिट्स के हम अंदर अंदर अगर पैसा लेते हैं तो उस केस में कोई स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके भी हम वो काम कर सकते हैं। लेकिन उसके अगर लिमिट के बियॉन्ड जाएगा तब आपको जरूरत पड़ती है किसकी, स्पेशल रेजोल्यूशन की। सिंपल है बात। चलिए, तो अब मैं एक बार आपको 181C और दिखा दूं, जरा थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि इसकी चर्चा एक बार और हुई थी तब भी हमने ऐसे छोड़ दिया था। तो ये आपका सेक्शन 180 का 1 चल रहा है। ए भी हम सारा पढ़ेंगे नहीं, बस हमें सी से मतलब है। तो ये सी देखते हैं जरा, सी क्या कह रहा है कि टू बोरो मनी
where money is to be borrowed together with the money already borrowed by the company will exceed aggregate of its paid up share capital and free reserve apart from temporary loans obtained from the company's banker in the ordinary course of business। मतलब क्या कह रहा है कि कंपनी ने जो पैसा बोरो करना है वो कितना करना है, जितना उनका पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व है उन दोनों को जोड़ दो, उससे ज्यादा की बोरिंग नहीं होनी चाहिए, बोरिंग आपका उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। और अगर कोई पुरानी बोरिंग है तो उसको जोड़ते हुए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज 100 करोड़ का इनका पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व है, आपकी पुरानी बोरिंग है कितनी की, सपोज 80 करोड़ की, तो आप और बोरिंग कितनी कर पाओगे, सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ का, क्योंकि उसके ऊपर जाएगा तो बियॉन्ड लिमिट हो जाएगा, देन आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत है। अगर पहले से बोरिंग आपकी है 20 करोड़ तो आप 80 करोड़ ले सकते हो, पहले से बोरिंग है 40 करोड़ तो आप 60 करोड़ ले सकते हो। द थिंग इज कि पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, बियॉन्ड जा सकता है लेकिन बियॉन्ड जाएगा तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी स्पेशल रेजोल्यूशन की, अदरवाइज विद इन लिमिट करोगे तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से भी काम चल जाएगा। जब आप इस बोरिंग के अंदर बात करेंगे तो हम टेम्पररी लोन्स को नहीं जोड़ेंगे। टेम्पररी लोन्स का मतलब होता है जैसे हमारा बैंक ऑडिट चल रहा है, कोई ओवरड्राफ्ट का अकाउंट चल रहा है, उस टाइप के जो लोन्स होते हैं उनको यहाँ पे नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है जी, तो ये सिंपल सी बात कहता है, तो इस चीज को आपको यहां से रिलेट करना था। नाउ अब इसी चीज को एक बार थोड़ा सा अच्छे से और क्लैरिफाई कर दिया गया कि भैया बात क्या हो रही है, कह रहा है कि पब्लिक कंपनी एलिजिबल है, कह सकती है पैसा ले सकती है, लेकिन उसको क्राइटेरिया फुलफिल करना है। क्या क्या कि नंबर 1 पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, दूसरी नेटवर्क जो है उसकी मिनिमम होनी चाहिए 100 करोड़, टर्नओवर जो है वो मिनिमम होना चाहिए 500 करोड़। फिर बात करेंगे प्रायर कंसेंट होना चाहिए, मतलब एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है जो कि आप पास करोगे जनरल मीटिंग के अंदर। फिर उस रेजोल्यूशन की आपको फाइलिंग करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। फिर कह रहा है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो होगा वो भी चल जाएगा अगर विद इन लिमिट हम काम करेंगे 181C के लिमिट के अंदर अंदर, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से भी काम आपका चल जाएगा। तो ये सारी बातें थी एलिजिबल कंपनी के रिगार्ड में। चलिए जी, तो दिस इज ऑल। नाउ ये 73 का सबसेक्शन 1 है जो कि हम नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर करेंगे।